तो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। घर हो तो ऐसा, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे पंचकोश के अंतर्गत विज्ञानमय कोश की। हम ऑलरेडी पंचकोश के अंदर अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश के ऊपर बात कर चुके हैं और आज चौथा कोश यानी कि विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश यानी कि बुद्धि का कोश, आपकी इंटेलेक्ट, ये बहुत जरूरी है। अन्नमय कोश अगर गुरुकुल परंपरा से देखें तो 0 से 5 साल तक, प्राणमय कोश 6 से 10 साल तक का, मनोमय कोश 10 से 15 वर्ष का और विज्ञानमय कोश 16 से 20 साल तक का जो विकास होता है। तो ये ऐसा नहीं कि उसके बाद विकास, अन्न का विकास नहीं होता बाद में, लेकिन मुख्यतः देखा जाए तो आपके शरीर का, मन का, बुद्धि के जो विकास है, ये उनकी इनिशियल स्टेजेस हैं और ये इनिशियल स्टेजेस आपकी लाइफ में फाउंडेशन पैदा करती हैं इन स्टेजेस के लिए। अगर यहाँ पर इनकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होती है तो आगे जाके आपको बहुत तकलीफ हो जाती है। वैसे भी अन्नमय कोश में जब 5 साल तक की बच्चे की उम्र होती है तो लालन पालन की उम्र होती है और प्राणमय कोश में कहते हैं थोड़ी सी ताड़न की उम्र हो जाती है। वहाँ बच्चों से फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत करवाई जाती हैं, भाग दौड़ करवाई जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ताड़न कहा जाता है, लेकिन असल में उनके बच्चों की जो प्राण शक्ति है वो वहाँ पे विकसित होती है, क्योंकि खेलेंगे, कूदेंगे, मिट्टी में जाएंगे, कबड्डी खेलेंगे, भाग के जाएंगे या कुछ और काम करवाएंगे। जो फिजिकल एक्टिविटी या क्रियाशीलता है उसकी वजह से प्राणमय कोश का विकास होता है। 10 और 15 साल की उम्र से मन का विकास, मनोमय कोश का विकास होता है। तो मन यानी कि आपका जो तीसरी, जो आप जिसे कह सकते हैं एक डोमेन है, तीसरी जो लेयर है बॉडी की, उसका विकास होता है। और मन तो बहुत भटकता है, उसका मैंने पूरा एपिसोड किया उसको मनोमय कोश पे, वो आप देखिएगा। और अब चौथा कोश विज्ञानमय कोश, ये वो है जो 16 से 20 तक की उम्र का होता है। यहाँ इंसान को बुद्धि और विवेक प्राप्त होता है। यहाँ जो माता पिता होते हैं या बाकी लोग होते हैं वो आपसे मित्रों जैसा व्यवहार करते हैं। यहाँ तो ना लालन है, ना पालन है और ना ताड़न है, लेकिन यहाँ पे विवेक जागृत होता है। यहाँ पर आपको अच्छे और बुरे में समझ आनी शुरू हो जाती है। गुरुकुल में जब हम बुद्धि का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पे हमें 2 चीज़ों का फर्क आना बहुत ज़रूरी है। एक है स्मृति और एक है बुद्धि, यानी कि मेमोरी, और दूसरा इंटेलेक्ट। मेमोरी आजकल क्या सिर्फ मेमोरी का काम लिया जाता है और बुद्धि का उपयोग हो नहीं पाता, जबकि गुरुकुल की परंपरा वो नहीं थी। अब मेमोरी का मतलब आपको एक कोर्स को रट लेना है, आपको 10th के, 11वीं के, 12th के एग्ज़ाम के लिए, और इतना रटना है कि वर्ड बाय वर्ड, और फिर आप कहेंगे कि हमारा जो है 90% मार्क्स आ गए, 95 आ गए, 98 आ गए। या कई लोग तो कहते हैं लैंग्वेजेस के अंदर भी आजकल 97-98% मार्क्स आते हैं। तो मुझे नहीं समझ आता कि इंग्लिश लैंग्वेजेस के 97-98% मार्क्स आएंगे तो क्या वो शेक्सपियर बन जाते हैं। दरअसल हम जिस पद्धति को अपना रहे हैं उसमें बुद्धि का विकास होता है कुंठित और मेमोरी की इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन वो मेमोरी की इंपॉर्टेंस जो है वो शॉर्ट टर्म में है। अगर आप 10th से 11th में चले गए और आपको 11th में जाके अगर जब आप एग्जाम में पास होते हैं तो उस टाइम मैं पूछूँ कि आपने 10th में जो तैयारी की थी वो जो चैप्टर थे उसके बारे में बताइए, तो वो उसको याद नहीं होगा, क्योंकि उसमें बुद्धि का उपयोग तो था नहीं, उसमें सिर्फ मेमोरी का उपयोग था। और मेमोरी रहती है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में तो आपकी फिर बुद्धि या विवेक जो होता है, जिसको आपने विकसित किया होता है, सिर्फ वही काम आता है। तो यही चीज़ होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में और लॉन्ग टर्म मेमोरी में। लॉन्ग टर्म मेमोरी का मतलब होता है बुद्धि, यानी कि चीज़ों को आप समझते हैं। अगर मैंने पहाड़े पढ़े हैं बचपन के अंदर 4 चौके 16 या 16 इंटू 16 256, तो वो मुझे याद रहेगा। लेकिन आजकल के बच्चे, मैं उनसे पूछूंगा 16 इंटू 16, तो कैलकुलेटर उठाएंगे, मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ, उन्हें याद नहीं होगा। उन्हें पहाड़े पढ़ने नहीं आते, टेबल्स आती नहीं है, क्योंकि टेबल्स पे ध्यान नहीं दिया गया। तो वो एक बुद्धि को प्रखर बनाने का, डेवलप करने का, विकसित करने का एक बहुत ही एक बढ़िया तरीका था। जब आप पीछे की क्लासों की जो मेमोरी, जो आप शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपने सारी चीज़ें पाठ याद की और अगली क्लास तक उसको भूल जाते हैं, तो इसका मतलब फिर यहाँ तो फिर आपके पास निर्णय लेने की क्षमता तो पैदा होगी नहीं और यहाँ पे बुद्धि का विकास भी नहीं होगा। आप मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मेमोरी आपको चल के आगे हेल्प नहीं करेगी बिल्कुल भी।
तो गुरुकुल में क्या होता है, जो आपने पहले पढ़ा था, जो एक दिन पहले पढ़ा था, जो एक साल पहले पढ़ा था, जो 10 साल पहले पढ़ा था, वो भी आपको याद रहता है, क्योंकि आपने मेमोरी से ज़्यादा बुद्धि का यूज़ किया वहाँ पर, वो अंतिम दिन तक याद रहता है। तो यहाँ पे आप जो ज़िंदगी का जो एसेंस है, जो सारांश है, जो फाउंडेशन है, वो कला गुरुकुल से आती है। यानी कि यहाँ से बुद्धि और विवेक का जो उपयोग है उसको पता लगता है, जबकि आजकल के बच्चों में मेमोरी का जो रिटेंशन ज़्यादा है, लेकिन बुद्धि और विवेक डेवलपमेंट नहीं हो पाते, क्योंकि आप उस प्रोसेस से नहीं गुजरे हैं। अब बुद्धि क्या होती है? बुद्धि वो होती है जो एक पॉइजन से भी एक दवाई बना ले, उस पॉइजन के अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ ले, जो विष के अंदर से भी अमृत निकाल ले, वो बुद्धि होती है साहब। ये चीज़ें होती हैं जो आप मेमोरी के थ्रू नहीं सीख सकते। अब जैसे कि गुलाब में लोग कहेंगे कांटे, लेकिन कोई ये कहेगा विज्ञानमय कोश जिसका मजबूत है, ज्ञान मजबूत है, बुद्धि मजबूत है, वो कहेगा कांटों के बीच में गुलाब है। एक को गुलाब में कांटे नजर आ जाएंगे और एक कहेगा कांटों के बीच में गुलाब है, कमाल की चीज़ है सब। ये सोच का फर्क है, बुद्धि का फर्क है। यानी कि विज्ञानमय कोश से क्या आता है, आपकी दृष्टि का आउटलुक आता है, आप किस चीज़ को कैसे देखते हैं, समझते हैं, ये आपको ज्ञान होता है। अब जिसके पास बुद्धि है उसकी दृष्टि भी अच्छी होगी, इसे हम कह सकते हैं शुभ दृष्टि है, सुंदर दृष्टि है, अच्छी दृष्टि है। अब अगर हम महाभारत को देखें, रामायण को देखें, बाकी चीज़ों को देखें, तो आपको वहाँ पे शुभ दृष्टि वाले लोग बहुत मिलेंगे, बुद्धिमान लोग बहुत मिलेंगे, और जिनकी बुद्धि खराब है वो भी वहाँ मिलेंगे और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो दो चीज़ें आप ध्यान में रखिए, एक होता है दृष्टि दोष और एक होता है दोष दृष्टि। दृष्टि दोष का मतलब होता है कि खराब नज़र है, यानी कि हर चीज़ के अंदर आपको खराब चीज़ें ही नज़र आएंगी। और दोष दृष्टि यानी कि आपके पास 100 चीज़ें आई और 99 चीज़ें बहुत अच्छी निकली, तो एक चीज़ खराब निकल गई तो आप कहेंगे इसके अंदर दोष है, उस चक्कर में 99 जो अच्छी है उसको भूल जाएंगे। तो आपका काम क्या है, आप दोष ढूंढ रहे हो। तो ये तो विज्ञान में कोश नहीं हुआ ना, यहाँ तो ज्ञान और बुद्धि की बात नहीं हुई ना, यहाँ तो स्वार्थ की बात हो गई इसका मतलब। तो गुण वाला व्यक्ति जो होता है, बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, कहीं से भी अच्छाई ढूंढेगा और उन जैसे लोगों से मैत्री भी कर लेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा अंतर है। जैसे कि जो छोटे लोग होते हैं वो अपना पराया करते हैं, जिनका मन छोटा होता है, दिल छोटा होता है, ज्ञान कम होता है, विवेक कम होता है, बुद्धि कम होती है, वो अपना पराया करते रहते हैं, ये मेरा ये तेरा। लेकिन जिनका चरित्र बहुत उदार है, बहुत विशाल है, वो तो फिर वसुधैव कुटुंबकम की बात करेंगे, वो सबको अपना लेते हैं। तो बुद्धि एक ऐसी चीज़ है जिसका डेवलपमेंट जो है बहुत ज़रूरी है, न कि मेमोरी का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेमोरी का डेवलपमेंट खराब है, लेकिन उसके साथ अगर बुद्धि का डेवलपमेंट नहीं है तो फिर वो मेमोरी किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो आपके आगे जाके जो ज़िंदगी की समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने में आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। अगर बच्चों को पजल सॉल्विंग सिखाई जाए ढंग से, जहाँ पे बुद्धि का उपयोग हो, तब तो सीख लेंगे। लेकिन कहीं भी मेमोरी से तो आप देखा जाए तो पजल्स जो होती है उससे सॉल्व नहीं कर सकते ना। मकसद क्या है, मकसद ये होता है गुरुकुल परंपरा में विज्ञानमय कोश को डेवलप करने के लिए कि एक मौलिक चिंतन को डेवलप किया जाए, यानी कि मूलभूत सोच उसको डेवलप किया जाए, क्योंकि जो चिंतन करेगा वही तो सृजन करेगा, वही तो चीज़ों को पैदा करेगा। जिसने सिर्फ मेमोरी को यूज़ करना है, पीछे की चीज़ रट के आगे लिख देनी है, वो चीज़ें पैदा नहीं कर सकता और सृजन नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मौलिक चिंतन है वो बहुत ज़रूरी है। ये गुरुकुल परंपरा में ये तभी आता है मौलिक चिंतन जब आपका विज्ञानमय कोश डेवलप होता है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप अच्छा काम भी करोगे तो आप फेल भी हो सकते हो। अब बड़े बड़े जो दुनिया में वैज्ञानिक, न्यूटन था या बाकी लोग थे या एडिसन थे, उन्होंने गलतियाँ की और गलतियाँ कर करके सीखे और वहाँ से उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरी की। अब ये चीज़ें तभी आई जब उनके पास मौलिक चिंतन था, बौद्धिक चिंतन था, बौद्धिक धरातल था, यानी कि एक बेस था आपके पास इंटेलेक्ट का, बुद्धि का, जिसको आपने डेवलप किया, जहाँ सोच थी। यहाँ पे विज्ञानमय कोश जब डेवलप होता है तो एक क्रिएटिव माइंड जो होता है या क्रिएटिव जो थिंकिंग होती है वो डेवलप हो जाती है, विकसित हो जाती है। यहाँ पर क्या है, जिसको क्या कहते हैं, तार्किक शक्ति, दूध का दूध और पानी का पानी। अब ये मेमोरी वाला व्यक्ति दूध का दूध और पानी का पानी नहीं कर सकता, जिसके अंदर मौलिक चिंतन है, जिसके अंदर सृजन करने की शक्ति है, जिसके अंदर क्रिएटिव माइंड और क्रिटिकल थिंकिंग है, वो दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता है, क्योंकि उसके पास बुद्धि है दो चीज़ों को सेपरेट करने की, सेपरेट करके देखने की। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सूक्ष्म तत्वों का जब अध्ययन करोगे तो आप
इसको जागृत कर लोगे, विज्ञानमय कोश को बिल्कुल जागृत कर लोगे, तभी तो आप आनंदमय कोश की यात्रा पे निकलोगे। तभी तो आप जो पिछले 3 कोश हैं, अन्नमय, प्राणमय और मनोमय, उसके साथ अच्छा संपर्क कर पाओगे। अगर आपका विज्ञानमय कोश बुद्धि डेवलप है तो आप अच्छे अन्न का चुनाव करोगे, अच्छे प्राण का चुनाव करोगे, अच्छे मन और ज्ञानेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करने वाली जो चीज़ें हैं उसका चुनाव करोगे। ये फर्क आता है कि बुद्धि आपको सिखाती कि इनको कंट्रोल कर सकते हैं, इनमें से बेहतर उसको चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये देता है आपको अच्छे और बुरे की समझ। तो बुद्धि की प्रखर शक्ति कब आएगी? जब विज्ञानमय कोश डेवलप होगा। तो ये चौथा जो कोश है ये बहुत इंपॉर्टेंट कोश है। कई बार ऐसा होता है कि जब ये बुद्धि का विकास होता है तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है समाज के अंदर, लोग आपको विद्वान कहते हैं, आपकी प्रखरता बढ़ जाती है, लोग आपको पूजनीय कहते हैं, एक तरह से आपको कई बार दिव्य दृष्टि मिल जाती है। अर्जुन जो महाभारत में नहीं देख पाया था तो उसको भगवान कृष्ण ने अपने विराट रूप में बताया, लेकिन अर्जुन कहता कि मैं वो नहीं देख पा रहा हूँ जो आप कह रहे हो, आप कौन हो? तो फिर भगवान कहते कि ऐसा है कि तुम्हारे पास वो नेत्र नहीं है, इन नेत्रों से तुम मुझे नहीं देख सकते, तुम्हें वो दिव्य नेत्रों का सोच करना पड़ेगा, तभी तुम मुझे देख पाओगे, और तब उसके द्वारा तुम जो उच्च टारगेट है लाइफ का, जो ऊंचा लक्ष्य है, उसको प्राप्त कर पाओगे। आप एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हमें नारियल तोड़ना है, नारियल तो ऊपर से बहुत सख्त होता है और नीचे उसके अंदर जो पार्ट होता है बहुत मुलायम होता है, पानी भी होता है, वो पीने में बड़ा स्वाद लगता है, खाने में स्वाद लगता है। अब इसको तोड़ना है, तोड़ सकते हैं, हम उठाएंगे तोड़ेंगे, लेकिन कहां से तोड़ें ताकि तोड़ना आसान हो जाए? इसके लिए बुद्धि चाहिए। वो बुद्धि आपको बताएगी कि इसको यहां से काटोगे या यहां से तोड़ोगे तो ये आराम से आप इस चीज को प्राप्त कर पाओगे। अदरवाइज सारा दिन बैठ के हथौड़े चलाते रहना और आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। ये भीतर का बल जो होता है, जो बेसिकली जिसे क्या कहते हैं कि जो आपका बेसिकली प्राण है, जो ताकत है, वो ताकत, उस बल को लगाया कहां जाए, किस जगह पे उसको अप्लाई किया जाए, ये कौन बताता है? ये बताता है बुद्धि, यानी कि हमारा चौथा कोश। अब यहां पे वही मन को कंट्रोल करता है और कहता है मन को भी यहां केंद्रित करना है। तो अन्न के ऊपर कंट्रोल कौन कर सकता है? बुद्धि, विज्ञानमय कोश। प्राण, बल, शक्ति, उसके ऊपर कंट्रोल कौन कर सकता है? बुद्धि। बल तो सबके पास होता है, बल का उपयोग कैसे होना है, अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से। तो बुद्धि बताती है कि बल का इस्तेमाल कहां किया जाए, बुद्धि बताती है कि अपने मन को कौन सी ज्ञान इंद्रियों के साथ में लिया जाए और कैसे उसका उपयोग किया जाए। ये नहीं हो बुद्धि तो अहंकार आता है, अहम का मतलब फॉल्स प्राउड, घमंड। और जब अहम का जो आकार होता है उसे ही अहंकार कहा जाता है। ये भी आजकल के वायरस की तरह है, लोभ, मोह, अहंकार, ये इंसान के अंदर बस जाते हैं। और कहीं ना कहीं अगर निदान ढूंढना हो, उसका सॉल्यूशन ढूंढना हो, तो फिर आप उसका सॉल्यूशन विज्ञानमय कोश बुद्धि से ढूंढ सकते हैं, इंटेलेक्ट से ढूंढ सकते हैं। इसी बुद्धि की वजह से, इसी सात्विकता की वजह से भगवान बुद्ध के आगे अंगुलीमाल भी उनका प्रचारक बन गया था, उनका शिष्य बन गया था। तो यहीं पे इसी के द्वारा आपको रास्ता दिखाई देता है कि उस देव के साक्षात्कार के लिए आगे जाना है, भगवान से मिलने के लिए आगे जाना है, तो कैसे होगा। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने दिव्य नेत्र दिए और दिव्य नेत्रों के द्वारा उन्होंने उसका रूप देखा, विराट रूप देखा। ऐसे देवी पार्वती ने शिव से पूछा था, भगवान शिव से, कि विज्ञानमय कोश होता क्या है? तो उन्होंने सिंपल भाषा में कहा कि संसार के बारे में जो सही जानकारी आपको प्राप्त हो उसे विज्ञान कहते हैं। जब तक यथार्थ की जानकारी नहीं मिल जाती आपको, तो विज्ञानमय कोश को विकसित नहीं किया जाता है, बड़ा वो नहीं हो पाता है। कि अब जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी आपको एक सुंदर सा फ्रूट देखने को मिला, बड़ा आकर्षक लग रहा है, रंग रूप में बड़ा आकर्षक है, लेकिन पहली बार देखा है। अब देखने में तो बहुत सुंदर है, अब मुसीबत ये है कि डिसाइड कैसे करें खाने लायक है या नहीं है। इसके लिए बुद्धि जरूरी है। तो बुद्धि कहाँ से आएगी? जब विज्ञानमय कोश डेवलप होगा, कि तभी इसका हम इस्तेमाल कर पाएंगे। आज जिन चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं, किसी न किसी ने तो उसको टेस्ट किया होगा ना, जो बताया होगा कि इसका मतलब क्या हुआ कि हर दिखने वाली चीज़ जो होती है सोना नहीं होती है।
लोग आपसे कई बार आपका परिचय मांगते हैं, तो आप परिचय मांगते हो तो आप क्या बताते हो उनको? या आपका नाम, जाति, गोत्र, पद क्या है, पदवी क्या है, पोस्ट क्या है, वैभव है, ख्याति है, पैसा है, बिल्डिंग है, यही बताते हैं। इसके ज़्यादा बताने लायक कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे आपने देखा जाए तो सब बाहरी आवरण की जो चीज़ें हैं वो तो बता दी, लेकिन जो आप अंदर से हैं वो तो नहीं बता पाए ना, आप बिल्कुल भी। आपको पता ही नहीं तो बता क्या पाएंगे? आपने अंदर झांका ही नहीं तो बता क्या पाएंगे? आपको ये भी नहीं पता कि 10 जनरेशन पहले आपका पूर्वज कौन थे, आप वहां तक पहुंच नहीं सकते, चेन बना नहीं सकते, तो कहां कहां से गुण आपके आएंगे? तो ये भगवान शिव ने पार्वती से भी कहा था कि दरअसल मैं तो लोगों के अंदर हूं, पर लोग क्या है, एक भिक्षु की तरह मुझे बाहर ढूंढते रहते हैं, कभी यहां कभी वहां। मैं वहां पे थोड़ी हूं, लोग मुझे अंदर भी तो देख लें कम से कम। अब यही बात आपके ऊपर लागू होती है, उस ज्ञान के ऊपर लागू होती है, बुद्धि पे लागू होती है कि आप लोगों को बताते हैं नाम, जाति, गोत्र, पद, पदवी, पैसा, स्टेटस, ऑनर, ख्याति, बिल्डिंग, पैसा, सब कुछ बताते हो। आप कौन हो? आपके अंदर कौन है? वो आपको ज्ञात नहीं है, आप बता भी नहीं पाते हो। तो ये क्या हो जाता है कि ऐसा लगता है कि हम पढ़े लिखे होके भी हम अज्ञानी हैं। तो ये अज्ञानी किस किस्म के सवाल करेगा, वही बात होती है। अज्ञानी कैसे आंसर करेगा, ये भी वही बात होगी। तो बात होती है बौद्धिक धरातल की, यानी कि इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन की। इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा है कि मन जो होता है, मनोमय कोश, मन जब ज्ञानेंद्रियों से जुड़ता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तो मनोमय कोश बन जाता है और ये एक अलग लेयर से ऑपरेट कर रहा है। और बुद्धि जब इनके साथ जुड़ जाती है तो फिर ये विज्ञानमय कोश के अंदर अपर लेवल से काउंट करेंगे। ये इंद्रियां जितनी हैं पहले मनोमय कोश में मन से ऑपरेट करती हैं, जब बुद्धि के साथ आती है तो बुद्धि के लेयर पे ऑपरेट करती हैं, यानी कि इनके कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं। यहां पे बुद्धि आपको बताती है गलत क्या है, सही क्या है, विवेकपूर्ण क्या है, अविवेकपूर्ण क्या है, ये सब बुद्धि से आता है। मन के स्तर से बुद्धि का स्तर ऊपर है, समझे ना? मन भटकता है, बुद्धि डिसाइड करके बताती सही क्या है, गलत क्या है, ये क्षमता है। तो मन के स्तर से बुद्धि का स्तर ऊपर है, यानी कि कह सकते हो उसका सीनियर है वो, और मन उसका जूनियर है। तो डिसीजन लेने की क्षमता जो होती मन में नहीं होती। मन प्लानिंग कर सकता है, ये ले लो, वो ले लो, ऐसा है, वैसा है, लेकिन उसको ये नहीं पता लगता कि उचित और अनुचित क्या है। उसका फैसला अगर ढंग से किया जाए तो बुद्धि करती है। अगर सारे फैसले मन पे छोड़ दोगे तो फिर तो विज्ञानमय कोश तो आपका विकसित होगा नहीं। जब आप कई बार एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं 10th का, 12th का, या आप स्ट्रीम उसमें पिकअप करते हैं, कोई साइंस लेना है, मेडिकल लेना है, इंजीनियरिंग लेना है, आर्ट्स, कॉमर्स, जो भी लेना है, आर्किटेक्चर लेना है, तो मन भटकता है, यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ। पर अल्टीमेटली आपकी जो बुद्धि है वो डिसाइड करती है कि नहीं, मुझे यहाँ जाना चाहिए, क्योंकि बुद्धि आपको लॉन्ग टर्म गेन के बारे में बताती है, ना कि शॉर्ट टर्म गेन्स के बारे में। जबकि मन जो होता है ना, वो ज़्यादा करके शॉर्ट टर्म में काम करता है कि अरे वो सामने बड़ी अच्छी मिठाई है, चल खा लेता हूँ, तो वो सीधा अन्नमय कोश के अंदर एंटर कर जाता है वहाँ पर, क्योंकि स्वाद देख रहा है वहाँ पर। तो ये सारी जो समस्याएं आती हैं इसी कारण से होती है कि हम बुद्धि का विकास नहीं करते और मन से काम करते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारी जो लक्ष्य के अंदर जो क्लैरिटी होनी चाहिए वो नहीं आ पाती है और हम भटक जाते हैं। शिव ने ये भी भगवान शिव ने पार्वती को ये भी कहा कि जो बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं वो स्वार्थ बुद्धि का उपयोग नहीं करना है, यानी कि बुद्धि में जो स्वार्थ आ जाए तो फिर वो बेकार है, फिर वो पर भले के लिए नहीं होता, दूसरे के भले के लिए नहीं होता है। वहां प्रज्ञा का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रज्ञा से जो साक्षात्कार करवाए वही सच होता है। तो बुद्धि के अंदर भी आपकी कुबुद्धि भी हो सकती है, सुबुद्धि भी हो सकती है। उस बुद्धि का इस्तेमाल अच्छे कार्यों के लिए किया जाए तो और बात है, आप आनंदमय स्टेज में चले जाएंगे, और बुरे कार्यों के लिए करेंगे तो फिर हो सकता है आतंकवादी भी आप बन जाए। सही बात है ना? तो सिर्फ स्वार्थ जो होता है ना उसको भी देखना जरूरी है। तो स्वार्थ सिद्धि को छोड़िए और प्रज्ञा का इस्तेमाल करते हुए आप बुद्धि का पॉजिटिव, प्रोडक्टिव और प्लेजेंट इस्तेमाल कीजिए, ताकि जग का भला हो सके। उससे आपकी प्रतिभा का विकास होगा, वो प्रतिभा हर आदमी महसूस करेगा। अभी अल्टीमेटली आइंस्टाइन थे या एडिसन था या जगदीश चंद्र बसु थे या रामन साहब थे, जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, इन्होंने चीज़ें जो बनाई हैं, जो विकास किया, इवन रविंद्रनाथ टैगोर ने दूसरे क्षेत्रों में अपना विकास किया। क्यों किया? वहाँ पे मेमोरी नहीं थी, लेकिन बुद्धि का पॉजिटिव विकास किया। तो ये हो जाता है कि इन कोश के अंदर अगर आप अपने आप को वैल्यू करते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने आप को साधना पड़ता है,
आप साध गए तो बहुत कुछ है। अब यही तो बुद्धि आपको सिखाती है कि जब आप वापस अन्नमय कोश से कनेक्ट करते हैं कि भोजन करना है, पर कैसा भोजन करना है, कैसा भोजन करना चाहिए, ये तो आपको सिर्फ बुद्धि बता सकती है, ये उचित है। प्राण यानी कि खेल खेलना है, जो भी करना है, कैसे सशक्त बनना है, बल का उपयोग कैसे करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये कौन बताता है? बुद्धि बताती है, यानी कि विज्ञानमय कोश। मन को जो ज्ञानेंद्रियां हैं या इंद्रियां हैं उनके काबू में रहना चाहिए, या इंद्रियों को मन के काबू में रहना चाहिए? लेकिन मन उनको तब काबू में रखेगा जब मन बुद्धि के अंतर्गत आ जाएगा। मन बुद्धि का इस्तेमाल करेगा तो इंद्रियां ऑटोमेटिकली काबू में आ जाएंगी। इसलिए बुद्धि जो है पीछे के 3 जो कोश है उनको कंट्रोल करता है, उसके अंदर अच्छे बुरे की समझ देता है। विज्ञानमय कोश में ऐसा होता है, जब बौद्धिक धरातल मजबूत होता है कि आप ईश्वर के नजदीक आते हैं, आपकी जो दृष्टि है विहंगम दृष्टि बढ़ जाती है। यहाँ पे इंसान और इंसानियत का विकास होता है। ये क्या होता है ना कि जैसे बहुत सारे ज्ञानी होते हैं, बहुत सारे साधु हैं, योगी हैं, वो चीज़ों को पहले सूक्ष्म रूप में देख लेते हैं, वो चीज़ें घटी नहीं है अभी, और वो बाद में स्थूल रूप में घटती हैं। यानी कि जो घटने वाला है उसका ज्ञान एक योगी को पहले से हो जाता है। यही ताकत है, यही ताकत है बुद्धि के विकास की, विज्ञानमय कोश की। तो यहाँ पे आपको समझ आती है, बुद्धि आती है, विवेकपूर्ण निर्णय लेने की शक्ति आती है। और शक्तियाँ भी कई किस्म की होती हैं कि कोई भी चीज़ हो रही होती है तो एक शक्ति होती है, इसे ग्रहण शक्ति कहते हैं। आप चीज़ों को कैसे ग्रहण कर सकते हो, 10 किस्म की शक्तियाँ हैं। दूसरी है धारण करने की शक्ति है, या उसको संचय करने की, कंजर्व करने की शक्ति है। स्मृति की शक्ति है, आपकी मेमोरी की शक्ति है। कोई चीज़ प्राप्त हो तो फिर आपका निरीक्षण की शक्ति है। निरीक्षण के बाद वो चीज़ मिलती है तो परीक्षण की शक्ति है। उसके बाद एक तर्क शक्ति है कि जहाँ पे आप विचार कर सकते हैं कि ये कैसा है। अनुमान शक्ति उसके बाद है, ये आपको ऑप्टिमम थिंकिंग सिखाती है कि परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, है ना, सही बात है ना। फिर एक विश्लेषण शक्ति, आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, अच्छा है बुरा है। फिर एक संश्लेषण शक्ति यानी कि संकलन, ये इसकी कि चीज़ों को होने को हो ही है लेकिन उनको संकलित करना है, उसकी शक्ति। और लास्ट में आती कल्पना शक्ति यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग, जिसके द्वारा आप हजारों नई चीज़ें पैदा कर सकते हैं। विज्ञानमय कोश को बिगाड़ कौन सकता है, उसको नुकसान कौन पहुंचा सकता है, आपकी प्रज्ञा, आपकी बुद्धि का विनाश कौन कर सकता है? चलिए देख लेते हैं। आपका क्रोध, अपमान, अवज्ञा, उद्दंडता, कूपमंडूकता, अंधश्रद्धा, अति प्रयास, गर्व, संशय, कठोरता, कट्टरता, उद्दंडता, ये सब चीज़ें जो होती हैं आपकी प्रज्ञा, आपकी बुद्धि का विनाश करती हैं। विवेक हो तो चीज़ें समझ आती हैं। तो अनुकूल फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं जो हमारे बुद्धि को बनाते हैं? ध्यान, ध्यान की लालसा कीजिए, श्रवण में रुचि लीजिए, सुनने में रुचि लीजिए यानी कि लिसनिंग पावर, ग्रंथों का पठन कीजिए, अच्छी चीज़ों का पठन करो, शास्त्रों का अभ्यास करो, जिज्ञासा को पैदा करो, दृढ़ता पैदा करो, वाद विवाद ऐसे हो जो पॉजिटिव हों, क्रियाशील और प्रयोगशील रहो, और अच्छे मित्रों के संग रहो। हमेशा अपने आप से 3-4 क्वेश्चन पूछना कि क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, जैसे कि पहला शब्द आया व्हाट, क्या, मैं कर क्या रहा हूं, जो कर रहा हूं वो गलत है या सही है, सच है या झूठ है, अच्छा है या बुरा है, धर्म है या अधर्म है। उत्तर मिल जाएगा कि आप ठीक कर रहे हैं। और ये उत्तर तभी मिलेगा जब आप स्वार्थ सिद्धि के लिए बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहे हैं, बुद्धि का प्रज्ञा के रूप में उपयोग कर रहे हैं अच्छे कार्यों के लिए। दूसरा क्वेश्चन फिर पूछ सकते हैं खुद से, वाई, क्यों, जो मैं करना चाह रहा हूं क्यों करना चाहता हूं, ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, गोल्स क्या है। तीसरा हाउ, वो मैं कैसे करना चाहता हूं, दूसरों को सम्मान देके, इज्जत देके, इंसल्ट करके। और चौथा व्हेन, कब, किस समय। हर चीज की एक उम्र होती है, हर चीज का एक समय होता है, हर चीज अपने समय के हिसाब से कही जाए तो उचित मानी जाती है, अदरवाइज वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये क्या, क्यों, कैसे और कब, ये आपको उत्तर देते हैं, आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाते हैं और आपके विज्ञानमय कोश को करते हैं मजबूत। तो ये सब चीज़ें देश काल परिस्थिति के अनुसार भी चलती हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि
जो विज्ञानमय कोश है ये सबसे इंपॉर्टेंट कोश है। ये रास्ता खोलता है आत्मा से परमात्मा को मिलाने का, ये रास्ता खोलता है आपकी बुद्धि को प्रखरता में चेंज करने का, ये रास्ता खोलता है आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाने का, ये रास्ता खोलता है आपको एक बड़ा विद्वान बनाने का, वैज्ञानिक बनाने का, एक आप कह सकते इन्वेंटर बनाने का, एक्सप्लोरर बनाने का, इनोवेटर बनाने का, कल्पनाशीलता को नई ऊंचाइयों तक लेके जाने के लिए ये विज्ञानमय कोश है। क्योंकि ये प्रज्ञा, ये बुद्धि की दुनिया है। यहाँ पे हीलिंग भी आ जाती है, पावर्स आती हैं आपके पास, क्योंकि यहाँ पे सच है। जो सच के साथ है उसी के पास अच्छी बुद्धि है। यही तो भगवान शिव ने कहा था कि तुम मुझे बाहर मत ढूंढो, मैं आपके अंदर हूँ। बाहर जो ढूंढ रहे हो वो सब मिथ्या है। तो कैसा लगा आपको विज्ञानमय कोश? हमें लिख भेजिएगा नीचे। फीडबैक कॉलम आप फीडबैक देना चाहते दे सकते हैं। खासतौर से डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, वहाँ पे लिख भेजिएगा। घर होता ऐसा प्रोग्राम आपको लगातार ऐसी चीज़ें बता रहा है जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, साधारण भाषा में आपके लिए, ताकि आप अपनी शक्तियों को पहचान सकें, उनका उपयोग कर सकें और प्रकृति के साथ ऊर्जावान होकर रह सकें। आज्ञा दीजिए हमें, लिंक्स आगे भेजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल। और बहुत जल्दी अगले एपिसोड, जो कि पंचकोश का अंतिम एपिसोड होगा, आनंदमय कोश, उसको लेके हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।